नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे क्यों घंटी बजी इस प्लेटफ़ॉर्म के तहत आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोकप्रिय और माननीय सांसद जनाब राजेंद्र अग्रवाल जी। राजेंद्र अग्रवाल साहब जो कि अपनी हापुड़ और मेरठ कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 बार बहुत ही भारी मतों से विजयी हुए और काफ़ी लोकप्रिय हैं अपने इस क्षेत्र में। नमस्कार और Thank बहुत-बहुत you, स्वागत thank है you राजेंद्र अग्रवाल साहब for का this हमारे unique kind of welcome. हाँ, Thank you, thank you. थैंक यू राजेंद्र जी। सांसद साहब, बहुत बहुत आपके वेलकम है हमारे शो पे। ये बताएं सर, जर्नी कैसे शुरू हुई सर, प्रचारक टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? सबसे पहले तो इससे शुरू करते हैं, प्रचारक टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। या एक्चुअली मैं प्रचारक रहा 71 to 84, that is 13 years. उसके बाद फिर मैं वापस आ गया। हाँ, 13 साल रहा। उसके बाद फिर मैं वापस अपने घर में आ गया एंड देन आई गॉट मैरिड। और इसके बाद फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन का ही काम करता रहा जी। 1997 में मुझे बीजेपी में मैं शामिल हुआ और मेरे पास बीजेपी की जिम्मेदारियां रही, लेकिन बैकग्राउंड मेरी सोशल एक्टिविस्ट की एक प्रकार से रही बराबर। और बीजेपी में जब मैं चला गया तो शुरू में भी यानी 2009 तक मैं विभिन्न जो जिम्मेदारियां थी भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन की, उनको मैं करता रहा। मैं पहले शहर का अध्यक्ष था, मेरठ शहर का। इसके बाद मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुछ मेरे पास जिम्मेदारियां रही और फाइनली मैं उत्तर प्रदेश का जो इंटेलेक्चुअल सेल है उसका मैं प्रेसिडेंट रहा। और 2009 में फिर होता है, टिकट मिल गया मुझको, टिकट दे दिया पार्टी ने और सब लोगों ने मेहनत करके मुझको जिता भी दिया। तो 2009 में इस प्रकार से I was suddenly found myself in parliament. Coming back to नवीन जी इस क्वेश्चन के आपको प्रचारक का काम दिया गया, उस प्रचारक के तौर पर आपकी क्या-क्या सेवाएं ली गई, क्या-क्या आपको करना पड़ा? थोड़ा सा उसके ऊपर ब्रीफ आप नहीं, एक्चुअली क्या है जी, मैं प्रचारक था आरएसएस का। आपको आरएसएस के बारे में जरूर जानकारी होगी। तो प्रचारक जो है वहां कोई प्रचारक से कुछ ऐसा नहीं कि कुछ वो प्रचार का उस ढंग से काम करता है। कोई होल टाइमर होता है जो पूरे समय परिवार को छोड़ करके, परिवार की जिम्मेदारियों से अलग रह करके ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है। दैट इज प्रचारक। होल टाइमर ज्यादा बेहतर समझने की दृष्टि से शब्द है उसका। तो वैसे संघ की जो आरएसएस की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें उसको प्रचारक ही कहते हैं। तो उस नाते काम संगठन का ही काम मैं करता था। तो जो भी आरएसएस के काम है उनको मैं करता था। तो ये मेरी भूमिका थी उस समय। सर, एमएससी की डिग्री ली तो इंटेलेक्चुअल सेल में एमएससी बहुत काम आई होगी क्योंकि साइंस का बैकग्राउंड रहा होगा आपका। हाँ, थोड़ा काम तो आती है जी। एजुकेशन हमेशा आपको हेल्प करती है। आप कोई भी जिम्मेदारी निभाएं या सामाजिक दृष्टि से भी आप कहीं भी मूव करें तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाती है और आपका जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनको भी बेहतर करती है। तो बेशक उसने मेरी बहुत मदद की और मैं थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र में कहिए या उससे पहले सामाजिक क्षेत्र के अंदर कहिए, एक आसानी से मेरी मूवमेंट होती रही है। आपका बैकग्राउंड पढ़ाई का बहुत अच्छा रहा, इतनी अच्छी और इतने अच्छे सब्जेक्ट से आपने ली और वो ही एक वजह रही होगी कि आपने इस फील्ड में काफी काम किए। तो क्या देयर आर नंबर ऑफ लिस्ट के भाई काफी आपके काम किए, हम जब गो थ्रू हो रहे थे आपके काम से, तो उसमें काफी काम ऐसे हैं जो एजुकेशन से हैं या जो जो हमारे सोशल समाज के लिए काफी अच्छे रहे। उनमें से कुछ थोड़ा-थोड़ा ब्रीफ करके आप बताइए कि जो पार्लियामेंट में आप बिल लेके गए, जो इंट्रोड्यूस किया आपने, कुछ बिल ऐसे थे कि जो कि बहुत ही अच्छे हैं, जो कि काफी जिन्होंने काम किया और उसकी वजह से लोगों को काफी फायदा हुआ। वो प्लीज आप थोड़ा-थोड़ा ब्रीफ करके बताइए। नहीं, देखिए, प्राइवेट मेंबर जो बिल होते हैं उन पर बहुत बार चर्चा नहीं हो पाती, परंतु वो एक मैसेज देते हैं कि आप किन विषयों को महत्व देते हैं। तो मैंने जैसे राजनीति के अंदर अपराधीकरण कम हो, इसके लिए मैंने बिल पेश किया। मैंने जो है एक बिल इस बारे में भी पेश किया कि लोग शिक्षित हों तो कम से कम वो ग्रेजुएट हों, या एमएलएज हैं वो कम से कम इंटरमीडिएट उनकी एजुकेशन हो। इस प्रकार का मैंने बिल किया। फिर इसके अलावा जो है जनसंख्या के संबंध में मैंने एक बिल पार्लियामेंट के अंदर किया, प्रस्तुत किया। इसके अलावा जो अन्य विषय हैं, यानी कई सारे विषय हैं जिनको मैंने टच किया और कई बिल जो है प्राइवेट मेंबर्स के नाते के जो बिल है वो मैंने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए। तो ये सभी बिल पास हुए, पारित हुए और इनसे लोगों को कहां तक फायदा हुआ आपका? नहीं, एक्चुअली जो मैंने कहा,
प्राइवेट मेंबर जो बिल होते हैं उनको समय बहुत कम मिलता है। पार्लियामेंट में केवल ऑल्टरनेट जो फ्राइडेज पर बिल डिस्कस होते हैं और ऐसा आप कह सकते हैं कि पूरे एक साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये जो दिन होते हैं वो एक 15-20 दिन मिल पाते हैं, क्योंकि जो सेशन था 2 वीक में एक दिन मिलता है। तो उसमें बहुत बार जो बिल तो इंट्रोड्यूस तो हो जाते हैं पर उन पर चर्चा नहीं हो पाती है। चर्चा एक बिल पर हुई तो पता लगा साल भर तक वही बिल चलता रहता है। लेकिन ऑनरेबल जो मेंबर्स हैं वो विभिन्न विषयों को लेकर के जिनमें उनकी रुचि होती है या जिनको हाईलाइट करना चाहते हैं उसके नाते बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं। लेकिन बहुत बार समय की सीमा के कारण से उन पर चर्चा नहीं हो पाती और मैं भी उन सांसदों में से हूँ जिनके किसी बिल पर चर्चा नहीं हो पाई है आज तक। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग हम लोग देख रहे थे कि आप एक तरीके से सांसद नंबर 1 है अटेंडेंस में। आपकी अटेंडेंस 98% है सर, व्हिच इज फिनोमिनल। नहीं तो वो है कि मैं समझता हूँ कि ये कमिटमेंट तो प्रत्येक सांसद का होना चाहिए। वो तो जनता ने भेजा है, तो जब संसद का सत्र चल रहा हो तो उसको संसद में उपस्थित रहना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विषय रहते हैं। आपको संसद के अंदर अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट की बातें उठानी होती हैं या जो कानून बनने हैं देश के हित में बनने हैं, जो भी आपकी पार्टी की लाइन है, आप भी कुछ यदि सोचते हैं तो उन सब चीजों के लिए आपको पार्लियामेंट में रहना ही चाहिए। और मैं तो अपेक्षा करता हूं कि प्रत्येक सांसद को वैसा करना चाहिए। मैं खुद जरूर करता हूं और मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात पर व्यक्तिगत स्तर पर बहुत आग्रह करते हैं कि सांसदों को प्रेजेंट भी रहना चाहिए, सुनना चाहिए। अधिक से अधिक समय तक जो अन्य दलों के सांसद हैं या अपने सांसद हैं बोलते हैं, उससे उनकी जानकारी भी बढ़ेगी और बात कैसे प्रस्तुत की जाए ये भी उनके ध्यान में आएगा। तो उसका भी उनका भी आग्रह रहता है। लेकिन मैं प्रारंभ से ही 2009 में जैसे मैं पार्लियामेंट में पहुंचा, मेरी ये बराबर कोशिश रही है कि मैं कोई भी मेरी अनुपस्थिति न हो। पार्टी के ही काम से 2-4 दिन की मेरी अनुपस्थिति है, नहीं तो मेरी शायद 100% ही उपस्थिति होती। बिल्कुल। तो आप देखो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे वो जनता के बीच में हो, आपकी 98% वो समझ लो 100% की ही आपकी उपस्थिति है उन सभी के बीच में। आपके काम को देखते हुए अगर काम नहीं करते और ये ऐसा कुछ नहीं होता जनता के बीच में अगर आप नहीं रहते तो आपको 3-3 बार संसदीय क्षेत्र से आपको ना चुना जाता। ये सब काम को देखते हुए ऐसा कोई बिल, ऐसी कोई बात जो कि विपक्ष भी आपको अप्रिशिएट करे या किया हो और आपके साथ रहा हो? देखिए, विपक्ष का जो क्षेत्र होता है वो तो राष्ट्रीय स्तर का होता है। हम लोग जो विषय बहुत बार उठाते हैं राष्ट्रीय स्तर के विषय तो हम लोग उठाते हैं अपनी पार्टी की लाइन के हिसाब से ही उठाते हैं। कुछ बिल आया, कुछ अन्य चीजें आई, उसको हम उठाते हैं। लेकिन जैसे बहुत लोगों ने जिसको अप्रिशिएट किया, मैंने 0 आवर के अंदर विषय को उठाया था। मैंने कहा कि जो हमारे प्रेस्क्रिप्शन से डॉक्टर्स जो लिखते हैं वो किसी को पढ़ने में नहीं आती है और बहुत बार उसके कारण से दवा भी तो गलत मिल जाती है। तो मैंने कहा कि ये जो है जरा सा बड़े शब्दों में कैपिटल लेटर्स में लिखा जाना चाहिए। तो मैंने देखा कि इसका बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया। बहुत मेरे पास लेटर्स भी आए, मेरे पास फोन भी आए कि आपने बहुत अच्छा विषय उठाया। इसी प्रकार से आप कहेंगे थोड़ा सा अलग प्रकार का एक विषय मैंने उठाया कि जो हमारे देश के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों के जो बंगले हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, पुराने जमाने के चले आ रहे ब्रिटिश पीरियड के, और उसके कारण से अंग्रेज तो चाहते थे कि जनता से उनकी दूरी बनी रहे और जनता पर उनकी एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश रहे इन बंगलों के माध्यम से। परंतु ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में दूरी नहीं होनी चाहिए। जो अधिकारी है वो भी जनता के सेवक है, जनता को भी भय ना लगे उनसे मिलने में। तो मैंने कहा कि इनके जो बंगले हैं इनकी साइज छोटी करनी चाहिए। तो ये मैंने इसको भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो बाकी तो देखिए राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे विषय होते हैं वो पार्टी की लाइन से ही चलते हैं। अब मैं एक कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ जो जिसने नागरिकता संशोधन बिल बनाया। अब वो एक महत्वपूर्ण स्तर पर कुछ लोगों को ऐतराज भी बहुत हुआ, लेकिन यही था कि पार्टीशन के बाद से जो लोग रह गए थे बाहर, पाकिस्तान में रह गए, बांग्लादेश में रह गए या जो है अफगानिस्तान में रह गए, उनके ऊपर कोई यदि भेदभाव उनके खिलाफ हुआ तो दे आर वेलकम इन इंडिया। तो एक इस प्रकार का बिल था वो। तो मैं आई चेयर दैट कमेटी। तो उसके विषय में कुछ लोगों की राय अलग होगी परंतु वो महत्वपूर्ण विषय था। उसके ऐसा मैं कह सकता हूँ कि सभी ने उसके विषय में चर्चा जरूर की, चाहे विरोध में की चाहे समर्थन में की। बिल्कुल सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरठ के लोग मेट्रो की इंतजार में, मेरठ से दिल्ली की दूरी मेट्रो से कब पूरी होगी सर? देखिए मेरा ऐसा ख्याल है कि इस 2023 के अंत तक ही
है ना। अभी जी। तो उम्मीद ये है कि जून में ही आपको जानकारी है तो जरूर ये जानकारी होगी। अब इसका जो पहला चरण है साहिबाबाद से लेकर के दुहाई तक का, वो जी। पूरा हो गया है। उसके ऊपर अच्छा। ट्रायल रन भी हो चुका है ट्रेन का, जी। तो जून में किसी भी समय उसका शुरुआत हो जाएगी। लेकिन दिल्ली से लेके मेरठ तक का जो हिस्सा है उसमें अभी समय लगेगा। हाँ, की कोशिश ये है डिपार्टमेंट की कि वो 2024 के मार्च तक, अप्रैल तक उसको शुरू कर दे। लेकिन मुझे लगता है उसमें थोड़ा बहुत समय लग सकता है। जो इसका शेड्यूल्ड टाइम है वो 2024 के अंत तक का है, तो वो कितना उसको पहले कर सकते हैं देखने की बात होगी। लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि शताब्दी नगर यानी मेरठ तक ये जो है 2024 के प्रारंभ तक आ जाएगी। और बेशक इसके कारण से जो दिल्ली और मेरठ की दूरी है केवल 50 मिनट की रह जाएगी। बिल्कुल। जी। आपके अपने और कॉन्स्टिट्यूशन देखिए क्षेत्र में एक बात और मैं बताऊं, मैं हाँ। मतलब हाँ हम जी, हाँ जी। इतने भाग्यशाली हैं कि देखिए मोदी जी ने सारे काम कराए, हमको हाईवे दिया जी। है। मेरे जी। दिल्ली बिल्कुल। एक्सप्रेस वे भी आपने सुना होगा, 1 घंटे में आदमी आराम से आज दिल्ली पहुंच जाता है। और ये जो जी, रैपिड जी। रेल भी है, ये हाँ जी। हिंदुस्तान की पहली रीजनल रेल है जो हमको मिली है। और भी क्या रेल बात हिंदुस्तान में बनेगी, पर पहली रेल हमारी यही है जो दिल्ली से मेरठ के बीच में बन रही है। बिल्कुल। परफेक्ट। जी। है। जी, जी, जी। अब आपके आपके इस काफ़ी जो बिल्स हैं उनके उनके अंदर काफ़ी अच्छे मॉडल्स आपने प्राइवेट बिल के तौर पे दिए हैं। तो आपको आपकी राज्य सरकार से कितना उसका सहयोग मिल रहा है उसको बढ़ाने को? नहीं, शिक्षा के पूरा क्षेत्र में सहयोग और मिलता है। जी, जी, राज्य सरकार के बिना तो देखिए कुछ होता नहीं है। जी, जी। मैं 2009 से 2014 तक जो मेरा पहला कार्यकाल था, मैंने उस जी, समय भी विषय बहुत उठाए। मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जी, क्रिटिसिज्म के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, जी। पर सरकार की सपोर्ट उसमें नहीं मिली हमको, क्योंकि हम विपक्ष में थे, तो हमारे यहाँ कोई हाँ जी, खास काम नहीं हो पाया। लेकिन 2014 के बाद से जो भी विषय हमने उठाए थे, चाहे वो मेरठ दिल्ली से कनेक्टिविटी के विषय हों, चाहे वो आईटी पार्क का विषय हो, चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस का विषय हो, आकाशवाणी का विषय हो, ऑल या इंडिया रेडियो। मेडिकल कॉलेज का जो हमने एक उसको अपग्रेड कराया उसका विषय हो, जी, यानी सारे विषयों के ऊपर सरकार ने हमको रिस्पॉन्ड किया। और यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर विकास के काम हुए। तो सरकार बराबर अनुकूल होती है, इसका थोड़ा फर्क पड़ता है। हालांकि मैं समझता हूँ सरकार के लिए सब समान होने चाहिए, परंतु जो भी जी, है जी। वो अच्छे काम हुए। ये 2014 से लेकर के जो आज तक 2023 है, ये 9 साल के अंदर बहुत काम हुए हैं। सर एक तो चीज है कि आपकी आपकी इतना व्यस्त शेड्यूल रहता है, पूरी दिनचर्या क्या रहती है आपकी? आप इतने लोगों से मिलते हैं सवेरे से शाम तक, आप कैसे एनर्जाइज कैसे रहते हैं, इतने खुश कैसे रहते हैं सर? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं सवेरे 6 सवा 6 के करीब, मैं कोई बहुत 5 बजे उठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन हाँ 6 सवा 6 बजे उठ जाता हूँ मैं। हम्म। और उसके बाद नॉर्मली जो आपने जो बात कही कि ऊर्जा कैसे रहती है, तो हाँ। सबसे पहला काम तो ये है कि मैं अपने को खुद को चार्ज करूँ। तो एक्सरसाइज के माध्यम से मैं चार्ज करता हूँ खुद को, मेरी बहुत बॉडी जरा फिट रहती है। एक आध घंटे के आसपास की मैं एक छोटी मोटी एक्सरसाइज का एक मैंने एक प्रोटोकॉल बना रखा है, उसको मैं करता हूँ। देन माई डे स्टार्ट, तो मैं लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ। जी। जी। और फिर क्षेत्र के अंदर जाना, फिर गांवों के अंदर जाना या अन्य स्थानों पर जाना। दिल्ली में रहता हूँ तो सरकारी जो काम कुछ रहते हैं, कहीं विभाग से संबंधित काम होते हैं, कि मुझको देश की वो अपने क्षेत्र की आवश्यकता के लिहाज से किसी मंत्री महोदय से मिलना है, उन सबको मैं जी। करता रहता हूँ। माने इसी प्रकार से क्षेत्र में भी संपर्क रखना होता है और सरकार से भी संपर्क रखना होता है। ये एक्टिविटी चलती रहती है। बहुत अभी अभी आपने ज़िक्र किया ऑल इंडिया रेडियो का। हम लोग दोनों भाई क्योंकि संगीत और साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो मेरा ये जी। क्वेश्चन है क्रिएट थोड़ा-सा आउट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट कि वो सिर्फ़ एक बिल्डिंग बनाई है और वहाँ पर प्रसारण का काम चलता है और वहाँ पर आर्टिस्ट भी हम जैसे आके वहाँ परफ़ॉर्म करते हैं, रिकॉर्ड अभी होता है अभी और उसका अभी डायरेक्ट अभी अभी आर्टिस्ट का नहीं है। हालांकि मेरी जो शुरू में जब मैंने डिमांड रखी थी तो यही था जी, कि यहाँ पर एक प्रोडक्शन का एक सेंटर बने और जी, उसमें छोटा सा ऑडिटोरियम भी बने, 200 लोगों की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम बने। और जो हमारे फोक आर्टिस्ट हैं या जो हमारे क्षेत्र के जो आर्टिस्ट हैं उनको वहाँ पर मौका मिले, क्योंकि हमारा जी, जो सारा मेरठ है या वेस्टर्न यूपी है इस मामले में बिल्कुल। बड़ा रिच है। और उसको कोई अच्छा सा मंच मिल जाए, एक बिल्कुल। रेगुलर एक मंच मिल जाए, ये मेरी कोशिश है। और आपने भी इस बात को याद दिलाया है, मैं बराबर इसको परसू करता रहूंगा मैं। बहुत हाँ, खूब। क्योंकि वो होना अब चाहिए। जी। जी 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 जी। अपने सांसद साहब ये बताएं कि आगे आपको चल के मेरठ के लिए क्या विजन है? क्या आप आगे मेरठ को, हापुड़ के एरिया को कैसे डेवलप कर रहे हैं, या क्या आपकी 2 या 3 चीजें जिसमें आप बिल्कुल ऊर्जा से जोर-शोर काम से लगे करना हुए चाह हैं। रहे हैं?
देखिए, एक तो बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप दूर हैं यहाँ से, बैंगलोर में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए हैं, परंतु यू माइट बी नोइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द टाउन। तो बड़ी करेक्ट। समस्या मेरठ की जो है वो ये है कि आज भी सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट की समस्या है यहाँ पर। जो कूड़ा होता है, लगभग 800 टन कूड़ा रोज मेरठ में निकलता है, उसको हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो उसके ढेर इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। तो अभी लोकल बॉडीज के चुनाव भी हुए हैं, मेयर नया चुना गया है, हमारी पार्टी का ही चुना गया, तो हमारा ये एक प्रकार से एजेंडा भी, टॉप एजेंडा है कि हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज करें और शहर हमारा क्लीन हो, साफ सुथरा हो। ये पर्यावरण की इसके अलावा दृष्टिकोण से जी 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 एनवायरमेंट। जी एक सेकंड जो इशू है वो हमारे यहाँ थोड़ा कंजेशन की भी प्रॉब्लम है। आप ये देखिए कि हाईवेज बन गए हैं, रेल की कनेक्टिविटी लगभग तैयार है, मेरठ से किसी भी दिशा में आप जाएं, हापुड़ से किसी भी दिशा में जाएं, बढ़िया सड़कें बन गई हैं या 1-2 साल के अंदर पूरी हो जाएंगी, बन रही हैं वो, परंतु शहर के अंदर कंजेशन अभी बहुत ज्यादा है। तो उसका कारण ये है कि शायद पार्किंग के कुछ स्लॉट्स बने हुए नहीं है, कुछ ब्रिजेस का बड़ा, ओवर ब्रिजेस का बड़ा अभाव है। तो ये जो सारे विषय है, शहर के अंदर ईज ऑफ लिविंग वो निर्माण हो, जो सारी चीजें हैं वो उनको सामान्य सहज रूप से नागरिकों को उपलब्ध हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। और इसमें क्योंकि केंद्र सरकार की भी हिस्सेदारी इसके अंदर होती है, JNNURM के अंदर बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार चलाती है, फंडिंग भी उनकी करती है, तो हम केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑफ कोर्स लोकल बॉडी, ये मिल करके इन समस्याओं को हल करना, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। बहुत बढ़िया। आपके शुरुआती दौर में जब आपने एज ए पॉलिटिशियन काम करना शुरू किया और इसके सक्रिय सदस्य रहे, उस वक्त आपके आइडल कौन थे? कौन ऐसा राजनीति में नेता था जिसको आप फॉलो करते थे या जिसको आइडल मानते थे? आपके पार्टी के और दूसरी पार्टी के, दोनों का थोड़ा और सर इसमें एक सवाल और जोड़ दूंगा, आपको कई वर्ष जेल में भी जाना पड़ा अंडर मीसा। तो ये दोनों को हम लोग इन दोनों को क्लब कर लेते कि नहीं ठीक है। देखिए, बेशक आपको पता ही है कि मेरी बैकग्राउंड आरएसएस की है, तो मैं वास्तव में जो आरएसएस के संस्थापक थे, लोग कम जानते हैं उनके बारे में, डॉक्टर हेडगेवार, मैं जब उनकी जीवनी पढ़ा था, हाँ यस उनका मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव रहा है। और देखिए, स्वामी विवेकानंद उनसे पहले एक आइकन के रूप में सभी लोगों के लिए वो रहे हैं, और इसके बाद जो है फिर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका मेरे पर बहुत, मैं समझता हूँ कि इतना तकलीफ सहने के बाद भी उन्होंने जो देश को दिया वो अद्भुत है, वो कोई नहीं दे सकता। और फिर एक दीनदयाल उपाध्याय जी, जो आप कहते हैं ना कि बीजेपी के आइडियोलॉग भी थे, और बीजेपी को उन्होंने एक प्रकार से जनसंघ उन्होंने खड़ा किया, तो ये सब लोगों से प्रेरणा मिली। और मैं कोई अमरजीत जी को मैं खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे वास्तव में गुरु गोविंद सिंह का मुझे अद्भुत, वो जिसने सारा परिवार बलिदान कर दिया, सारा पिता भी, पुत्र भी, खुद को भी, तो वो मुझको बहुत इंस्पायर करता है, बहुत इंस्पायर करता है। विपक्ष में कौन नेता आपको पसंद है? विपक्ष का कोई नेता आपको पसंद हो? कि विपक्ष के प्रणब मुखर्जी मुझे बहुत अच्छे लगते थे, हालांकि उनका देहांत हो गया, राष्ट्रपति भी रहे और अभी भी हैं कुछ, यानी मैं समझता हूं कि विपक्ष तो मत कहिए, लेकिन बीजेडी के भर्तृहरि मेहताब है, आई लाइक हिम वेरी मच, बहुत काबिल सांसद हैं वो। और कांग्रेस के अंदर भी मनीष तिवारी हैं, और भी लोग हैं, यानी ऐसा नहीं है कि विपक्ष में बहुत जोरदार नेता हैं। और जैसा मैंने कहा आपको कि प्रणब दा को तो मैं बहुत ही आदर करता था, और वो जितने विद्वान थे, जितने बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो, तो है, इसका मैं सबका सम्मान करता था। हाँ, जेल की बात तो रह गई, मैं 21 महीने जेल में रहा, इमरजेंसी में। जी, हाँ जी हाँ, जून 75 में इमरजेंसी लगी थी, तो जुलाई में ही मुझको फिर जेल में जाना पड़ा, और मैं लगभग 2.25 साल 21 महीने मैं इंदिरा जी के शासन काल में मैं जेल में रहा। बाद में भी 2-4 बार मैं राम जन्मभूमि आंदोलन था, उसमें 1-2 बार गया हूँ, छोटे कार्यकाल थे, वो कोई बड़े कार्यकाल नहीं थे, 1 दिन का, 2 दिन का, इस प्रकार का। तो लेकिन मुख्य रूप से वो 21 महीने का जो है वो लंबा समय था। तो ये जो जेल यात्रा आपने की, सॉरी, उसमें वहां पर रहने के दौरान आपका जो निश्चय था अपनी पार्टी के लिए, वो दृढ़ हुआ या आप टूटे कि यार ये क्या मुसीबत है? यही क्वेश्चन था कि आपको मैं बिल्कुल नौजवान था, तो नौजवान जरा सा ज्यादा परवाह नहीं करते ना जी, तो इसलिए मैं भी मजबूती से था, और मैं देखता था कि कोई इस प्रकार का कोई तकलीफ या मन में कोई डर नहीं होता था। और ये बात जरूर मैं कहूंगा कि उस टाइम को, यानी 21 महीने में 2 महीने शुरुआत के यदि छोड़ दें,
तो मैंने अच्छा खासा पढ़ाई में समय बिताया अपना। मैंने क्या बहुत बात पुस्तकें पढ़ी और उसने मुझे मेरी बाद में बड़ी मदद की, वो चाहे हिस्ट्री से संबंधित हो, इससे फिलोसॉफी से संबंधित हो। हालांकि मैं छात्र फिजिक्स का हूं मैं, परंतु वहां पर मुझे बुक्स मिली और मैंने खूब लिटरेचर मैंने खूब पढ़ा मैंने। तो ये मुझे अच्छा मौका जो है जेल के अंदर रहा, उसका मैंने इस रूप में इसका उपयोग किया। So basically, learning never ends. that never ends, really, Yes, that never ends, बिल्कुल. and that should never end. उसको Yes, कभी beautiful. खत्म भी नहीं होना चाहिए। आप जब सीखना बंद कर देंगे तो आप खत्म हो गए आप, इसका मतलब। और हर जगह आपको ऐसे मौके मिलते हैं, आप छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, आप बड़े व्यक्ति से क्या सीख बात सकते हैं, बिल्कुल बुजुर्ग से सीख क्या सकते हैं। आप भी हाँ जी सीखने की प्रवृत्ति है तो आप सीख सकते हैं। राजेंद्र जी, राजेंद्र थैंक हाँ जी नहीं हाले आपने रुक जाओ हाले अच्छा हाले अभी अभी थैंक यू नहीं कर रहे अमरजीत थोड़ा सर और आपको टाइम जाने लेंगे नहीं देंगे। अमरजीत नहीं कह रहे जाने आज मैं जाने नहीं बड़ा दूंगा। बड़ा नहीं अच्छा तो लग मैं रहा है आपसे जाने की बात मेरी करके इच्छा नहीं है। मैं अमरजीत जी से एक बार तबला थोड़ा सुनना चाहता हूँ, सोलो उनका। अमरजीत जरूर जब जरूर आपका जरूर जब अभी आपका मौका सुनाएंगे लगे तो नहीं सुनाइए। नहीं शुरू और अमरजीत देखिए, सर के लिए अदराड़ा घराना हमारे जी मेरठ हाँ के जी हाँ जी 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 उस्ताद अकरम अली खान साहब, आपने नाम जरूर सुना होगा, आप तबले से हाँ जी जुड़े बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल जी तो आई एम अमरजीत द तबले फैन पर ऑफ हिम, फोकस। और मेरठ के ही हैं वो, मेरठ के ही हैं वो। जी जी हाँ जी। जी मेरठ के चलो बिल्कुल अमरजीत, अजराड़ा पास हाँ जी आपको अजराड़े घराने की ही बंदी सुनाता हूँ मैं लो जी, क्या बात है, क्या क्या बात है, बात। आपके अजराड़ा की सुनाता हूँ, उसके बाद फर्रुखाबाद की सुनाता हूँ जो कि आपके पास ही में क्या, अरे बनारस की भी सुना बहुत देता बहुत अच्छा। हूँ जी 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 मेरा जी मेन जी, घराना मेहरबानी। बनारस का रहा पर मैंने ये भी चीजें सीखी हाँ हाँ, तो देखो बनारस का घराना बड़ा धागे ना घराना धात्रक जी अजराड़े की चीज क्या पहले बात। सुनाता हूँ छोटी सी धागे ना जी धात्रक जी, टिकट धागे ना धात्रक दिना क्या के बात है, दिन धागे ना धागे ना धागे ना वाह दिना के दिना क्या बात है, वाह अमरजीत जी, वाह क्या बात, ये अजराड़े की थी आपकी क्या फर्रुखाबाद की बात है, सुनाता हूँ वाह। अरे घेना धागे ना धात्रक धागे ना धात्रक धाती धागे ना दिना के घेना धागे ना धात्रक धाती धागे ना दिना के क्या बात, ये फर्रुखाबाद की थी क्या खूबसूरती है, वाह वाह वाह। और देखिए ये भी ब्यूटी है कि आप वहाँ इतना दूर बजा रहे हैं, पूरा क्लियर मजा आ रहा है, मैं आपको देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। इट इज द ब्यूटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स। ब्यूटी जी सर। जी, थैंक यू और हमारी भी एक तरीके से देखिए, हम सबसे कॉन्वर्सेशन होल्ड करते हैं, हम स्क्रिप्टेड जाते नहीं है, ये फ्री हाँ, फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन है। फ्री फ्लोइंग कुछ है, लोग यस यस। कुछ लोग स्क्रिप्ट भेज देते हैं क्वेश्चन आंसर, हम वो सब नहीं करते। जी और जी जी, हमें इतनी खुशी हुई कि आप आए एंड you've been so cheerful and nice. This is the most beautiful part about it. Because थैंक यू, after all it's a happy show. तो सर थैंक यू। इसी नोट अभी पे अभी आप नहीं एक नवीन जी रुक जाइए मेरा हम एक जो हम सबसे पूछते हैं एक आखिरी सवाल वो ये वो रह गया कि हमारा राज तो राज ही रहना। जी तीन बार आपके संसदीय क्षेत्र से आपको लोगों ने चुना, बहुत प्यार दिया, बिना प्यार और आपके काम के को देखते हुए ये हुआ, अदरवाइज होता नहीं है। आदमी 4 साल में हो लेता है, कभी आप चलिए तो हाँ दूसरे जी को जी आने जी, दीजिए हाँ नहीं बिना इसके लिए काम मैं के वास्तव में अपनी जनता का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत प्यार देते हैं जी। और मुझे बहुत बार लगता है कि मैं उनके उनके इस प्यार को ठीक से पता नहीं निभा पाता हूँ कि नहीं निभा पाता हूँ। आई ऑलवेज फील इंडेप्टेड, रियली रियली, नहीं निभा बहुत मैं पा उनका रहे हो बहुत इसीलिए बैठे हो कुर्सी पे, नहीं तो नहीं होते थे आप नहीं देखिए नहीं ना नहीं, थैंक यू। जनता बेवकूफ नहीं है, बहुत समझदार है। मैं बिल्कुल हमेशा ये भी बात करता हूँ कि अब ऐसा जी तो जी, नहीं है कि भाई सब आंखें बंद करके और कान बंद करके ही आपको वोट देंगे, नहीं सोच समझ के वोट दिया नहीं, जाता है कोई भी किसी पर जब जी जी जी, करता है तो सर आपको कोई ऐसी बात या कोई राज जो आपने आज तक किसी चैनल पे ना बताई हो और बताना चाह रहे हो, या अमरजीत का क्वेश्चन है जो मैंने आज चुरा लिया अमरजीत से। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है जी, कि ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन कई कुछ बड़े खूबसूरत ऐसे प्रसंग आते हैं जिनको सोच करके या देख करके बड़ी जी तसल्ली मिलती है। मैं आपको बताऊं, यहाँ मेरठ के अंदर एक स्थान था जी कश्यप कॉलोनी करके, है ना। कैन यू हम्म, इमेजिन कि मेरठ में है वो स्थान, नगर निगम क्षेत्र के अंदर स्थान था वो। जी देश की राजधानी से केवल 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर जगह है वो, और वहां जी पर बिजली नहीं थी, अरे अच्छा बिजली नहीं हम्म थी, यानी वो कमाल है, ऐसे नरक सा जीवन था उनका। हम्म तो मतलब बच्चे पढ़ पाते थे ना, कुछ हो पाता था। तो उसकी कोशिश की हमने, हमको भी जरा ज्यादा ही कोशिश करनी पड़ी, लेकिन फिर जब वहां बिजली आई तो लोग जो है आंखों में आंसू से नाच रहे थे वो। आज क्या भी मैं बात उसको याद कर रहा हूँ, 2000 की छोटी सी कॉलोनी है वो, परंतु वो जी आज भी जब मैं कभी जाता हूँ तो उस हम्म बात को हमेशा याद रखते हैं कि हाँ आपने साहब हमको बिजली हम्म दिलवाई।
तो अब ये चीजें मुझे बड़ी याद आती हैं कि हाँ भाई एक अच्छा काम हुआ ये। और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मैंने कहा कि चलो सड़कें बन गई, रेल बन रही है, या IT पार्क बन गया, गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो तसल्ली उस छोटे से काम से हुई, वो मुझे आज तक भी बड़ा एक खास एक एहसास मुझको दिलाती है। हाँ, क्योंकि ये तो बेसिक हमारी नीड्स है कि हवा, पानी, बिजली या जो भी है वो तो कम से कम मुहैया होना अच्छा, चाहिए। अमरजीत भाई, अब क्वेश्चन बंद करो, एक बार सर के लिए फिर से एक हमारे तबला, नहीं, मैं बस बजाता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, लास्ट। अगर आप अमरजीत गाते भी जरूर होंगे, वो गाते भी जरूर होंगे। यार कुछ सुना दो देखिए, अमरजीत भाई, सुनो आप मैं सर ने जिंदगी का साथ निभाता हाँ चला चल गया। अमरजीत सुना दो। हाय, हाय। देखिए, अग्रवाल साहब, मैं सीखने तो गाना ही गया था, पर मुझे जबरदस्ती तबले में डाल दिया भाई ने मेरे ने। क्या भाई बात है, क्या साहब, बात है। सीखने में चलो गाना ही गया था। अमरजीत, अब सुना दो यार फटाफट। एक सवाल पूछने के अरे बाद, आप जी जी जी। आपकी फैमिली में आपके इस जो पॉलिटिकल फील्ड को जिसमें आप हैं, कोई और भी परसू कर रहा है या आप ही तक सीमित है? नहीं नहीं, कोई आखिरी नहीं, क्वेश्चन। कोई नहीं, कोई कोई नहीं, नो नो नो, नो वन, नन। चल, ना मेरी कोई माने मेरे पिताजी वगैरह थे, ना मेरे फ्यूचर जी, के अंदर भी कोई नहीं। माने बेटा है, हाँ, वो मुझे जी, सपोर्ट करता है, परंतु उसकी कोई एम्बिशन उस प्रकार की नहीं नहीं है। है, नहीं है। नो। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसमें मैं गा तो नहीं क्या सकता, बात, पर उसमें जो रिदम बजा है वो मैं बजा देता हूँ। श्योर श्योर, क्या बात, क्या बात। वाह, ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बहुत बेस्ट। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।